नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पटना सरगर्म है, वहाँ से एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं, उनसे और सरगर्मी बढ़ रही है। इस ठंड के माहौल में थोड़ा माहौल गर्म हो गया है। अब नीतीश कुमार ने जो अपनी नई टीम बनाई है, वशिष्ठ नारायण को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। केसी त्यागी नंबर 3 हो गए हैं। इस मायने में कि उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया है और राजनीतिक सलाहकार भी बनाया गया है। लेकिन ललन सिंह कहीं नहीं है। तो ललन सिंह अचानक किनारे क्यों कर दिए गए, अब तमाम तरह की सूचनाएं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में अचानक बुलाई गई, 2 दिन बैठा गया। 29 दिसंबर को वो समय भी आया जब नीतीश बाबू ने खुद कमान संभाल ली। 2016 में भी संभाली थी वैसे उन्होंने कमान, और उसके बाद भी एक कारनामा हुआ था। इस बार भी जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला तो फिर से अटकल लगनी शुरू हुई। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से ये कहा गया कि जदयू के एमपी और एमएलए पटना ना छोड़ें, और जिस तरह बीजेपी में भी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायक दल की बैठक बुलाई और आनन फानन में लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को लेकर के नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए, उसको लेकर के तो समझिए कि केवल पटना और बिहार नहीं बल्कि यहाँ दिल्ली तक में तपिश महसूस महसूस की जा रही है। और रही सही कसर 3 दिन पहले अमित शाह ने पूरी कर दी, जब एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि अगर कोई प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। ये अमित शाह के उस बयान के उलट बात थी जो उन्होंने बिहार की एक जनसभा में कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये समझने के लिए सीधे पटना ही चलते हैं अभिषेक तिवारी जी के पास। उनको जोड़ करके समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम। तो दर्शकों को ये बताइए कि पटना में हो क्या रहा है। जैसा सर आपने बताया कि 3 दिन पहले अमित शाह जी ने वेव किया था हेलो बोल के, तो उसका रिस्पांस भी नीतीश के बहुत करीबी की तरफ से आया है। अशोक चौधरी जी का, उनका जिक्र आप शायद करना भूल गए। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने तो कभी नहीं कहा कि जदयू के लिए दरवाजे बंद है। वो तो अभी भी कह रहे हैं ऐसे में कोई प्रस्ताव आता है तो बात होगी। अभी तो यहां भी सीट शेयरिंग नहीं हुई। दूसरा, आज जो घटना हुआ है इसमें एक स्टेप आगे का है। वशिष्ठ नारायण सिंह जी को उपाध्यक्ष बनाने का मतलब ये है कि अमित शाह जी के वो हेलो वाले वेव को बहुत सीरियसली ले रही है जदयू। और मुझे याद आता है सर, लालू यादव जब निकले तो कहा ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ ही है नीतीश जी। आज से 1.5 साल पहले जब अमित शाह जी ने भी फोन किया था नीतीश कुमार को, तो पलटने के 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार ने कहा था ऑल इज वेल। क्या बात कर रहे हैं, लोग तो बोलता ही रहता है। हमको तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, हम किसी के वजह से मुख्यमंत्री थोड़ी ना है। हमको तो मोदी जी मुख्यमंत्री बनाए और आपका साथ है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद पलट गए। अब आपने बीजेपी और जदयू के विधायकों का बताया कि 25 तारीख तक वो रहेंगे बिहार में, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी के बाद वो आनन फानन में दौड़ करके तेजस्वी और लालू दोनों पहुंचे थे। उनकी मजबूरी मजबूरी क्या है उस पर हम बाद में बताएंगे, बात करेंगे। लेकिन एक और घटनाक्रम हुआ है। जीतन राम मांझी जो मीटिंग में थे चिराग पासवान के साथ, उपेंद्र कुशवाहा भी बैठे थे उस मीटिंग में। इन लोगों ने अपनी सीटों पे बात की और अंतिम प्रयास किया होगा शायद बीजेपी की तरफ कि हम एनडीए को अधिक नंबर पे जिता के लेके आ पाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी वन टाइम वन इलेक्शन सोच रही है और सोच रही है कि 2024 में एनडीए की सीट ज्यादा से ज्यादा हो, और इसके लिए शायद उनको नीतीश की आवश्यकता पड़ रही। इससे एक बात हो गई कि बिहार की राजनीति के केंद्र में राजद और बीजेपी नहीं है, नीतीश कुमार है।
सबको नीतीश की आवश्यकता है। लौह-कुश समाज के पूरी तरह से नेता सम्राट चौधरी बन नहीं पाए। चिराग पासवान बहुत तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन उनका उभार इतना नहीं है कि एनडीए को अकेले वो उस जगह पे पहुंचा सके जहां 2019 में बीजेपी थी। तीसरा जो बड़ा कंसर्न है वो जेडीयू के तरफ के लोगों का है कि जेडीयू के संसद 11 सांसद जो है वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। कि वो इस वजह से है क्योंकि हम मोदी लहर में जीते और इस बार तो राम लहर मोदी लहर सब साथ होगा। तो इस वजह से हमें महागठबंधन के साथ हम रहते हैं। तो जदयू का व्यक्तिगत परफॉर्मेंस आपके अध्यक्ष रहते हुए खराब हो, यह मैसेज अच्छा नहीं जाएगा 2025 के विधानसभा के लिए। और यह बड़ी तार्किक बात है, ठीक बात है। इसी दौरान जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं जो जेडीयू कोटे से लड़े थे। उन्होंने कल ही रात को कह दिया कि हमारे सभी विधायक 25 तारीख तक पटना में रखें। अब यह अद्भुत संयोग हुआ ना सर। ये सभी जो प्रीवियस अलायंस जो साथ में चल के सत्ता चल रहा था, ये सब साथ में है 25 तारीख तक। और मैंने तो पहले भी आपके शो पे कहा था कि 14 तारीख के बाद, क्योंकि 14-15 को खिचड़ी हम लोग कहते हैं, मकर संक्रांति को बिहार में लोग खिचड़ी भी कहते हैं। तो उसके बाद दही-चूड़ा का दौर शुरू होता है, नेता मिलते हैं और असली खिचड़ी राजनीति की यहीं से पकनी शुरू होती है, तो अब पक रही है। लेकिन लालू यादव की बेचैनी बता रही है कि उनको भी विश्वास है। मेरे एक बहुत ही क्लोज़ कांग्रेस सोर्स हैं, उनका भी मानना है कि नीतीश कुमार अब इस गठबंधन में नहीं रहेंगे क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि वो 8 से 9 सीट डिज़र्व करती है, लोकसभा में। वरना इस अलायंस का मतलब ही नहीं बनता। हम रह लड़ के करेंगे क्या फिर? जब अगर हमको सीटें ही नहीं मिलेगी। और नीतीश कुमार ने 4 लोकसभा पे कैंडिडेट बिना कांग्रेस से पूछे और राजद से पूछे खड़ा कर दिया सर। ये ये तो सर्वविदित है। ऐसे में पिछली बार जो मीटिंग हुई थी वर्चुअल उसमें वो स्किप कर गया। राजद को अपनी 17 सीटें बता दी कि इस सीट पे लड़ेंगे, आप मेरे जगह पे कांग्रेस को बता दीजिए। तो जो अलायंस है वो बहुत बहुत नाजुक डोर पे है और अविश्वास की खाई नीतीश को लेकर के राजद के भी मन में है, कांग्रेस के भी मन में है और बीजेपी के बिहार के नेताओं में भी 2 भाग है। एक जो नीतीश के सिंपैथाइजर है, एक ग्रुप है, एक सेक्शन है और एक जो मानता है कि नीतीश कुमार लॉन्ग टर्म में बिहार बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होंगे, जो सम्राट चौधरी का कोर ग्रुप है। सम्राट चौधरी ने आज भी कहा है कि नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं अलायंस में। तो ये भी एक बात है। जी। पर आपको क्या लगता है, होने क्या वाला है? देखिए, मेरा ये जहां तक मेरे सोर्सेस और मेरी समझ कहती है, ये संकेत बदलाव के मुझे लग रहे हैं। इसी वजह से शायद चिराग पासवान भी सेंस कर गए होंगे और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बुलाया कि अब हम अगर नीतीश कुमार अलायंस में आते हो तो हमारी भूमिका कैसी रहनी चाहिए, हमें कितनी सीटों पे मिलना चाहिए, हमें कौन-कौन सी सीटें लड़नी चाहिए, इस पे हम लोग एक बार हम लोग आपस में बात कर लें, एक बार फाइनल डिस्कशन हो सकता है। इस मुद्दे पे भी बात हुई होगी। तो मेरा ये मानना है, अच्छा नीतीश को ऐसा लग रहा है, नीतीश के कई सांसदों से मैं टच में हूँ, उनको ऐसा लगता है कि अगर जदयू को 14 या 15 भी बीजेपी से मिलता है तो नंबर ऑफ जो सीट होंगे, जदयू के जो नंबर ऑफ सांसद होंगे, वो संभवतः 14-15 हो जाएंगे। और अगर हम महागठबंधन में लड़ते हैं तो हम 15-16 सीट पे लड़के भी 3 से 4 ही सांसद जिता पाएंगे। तो कोई फायदा नहीं है। तो देखिए ये अब बात हो रही है यहाँ पे अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन सांसदों के भी सर्वाइवल का प्रश्न है सर। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सहज निर्णय नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो टर्म एंड कंडीशन है वो इस बार कठोर है। उनका मानना है कि आप सत्ता में आइए, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए और विधानसभा और ये सब साथ हो जाएंगे। आप जो राज्यपाल का सीट मांगेंगे, आप कहिए तो बिहार के भी राज्यपाल आपको बनाने को तैयार हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री आप नहीं होंगे। तो कुर्सी छोड़ करके ये सारा सेक्रीफाइस करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन निर्णय नीतीश कुमार को ही लेना है। बीजेपी की तरफ से भी जो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कंडीशंस बहुत क्लियर है और
राजद की तरफ वाला भी कंडीशंस बहुत क्लियर है कि हम आपकी सारी शर्तें मान रहे हैं। इनफैक्ट कल जब लालू यादव और तेजस्वी यादव गए थे, तो जिन 17 सीटों पे वो नहीं माने थे, जिसमें किशनगंज की सीट है, कटिहार की सीट है, सिवान की सीट है, वो मान गए। लिटरली गिड़गिड़ाए हैं, बोले आप मत टेंशन लीजिए, हम कांग्रेस को छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सारा आश्वासन वगैरह दे करके गए हैं, तो मान लिया गया है। पर विश्वास नहीं है कि दे भी देंगे तो उस 17 में से जीतेंगे हम कितना। ये मुसीबत है। और दूसरी वजह है, राजद के साथ जब से सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे लगातार सरकार घिरी हुई है और इसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत असहज है। तो मुझे लगता है आज जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी को बनाया गया, ये सिग्नल बीजेपी का प्रो ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से घोर लालू यादव के राजनीति के विरोधी हैं। तो ये जो है, और अशोक चौधरी तो सिग्नल कल ही दे चुके हैं बीजेपी वाला, कि अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा कि दरवाजे हमारे लिए बंद है। तो अब बस ये है कि निगोशिएशन जिसकी तरफ से भी नीतीश कुमार कर पाने में सक्षम होंगे, जहां भी निगोशिएशन हो जाए अच्छा, उसके साथ लॉन्ग टर्म अब बना लेंगे। बहुत ज्यादा दिन का अब ड्रामा है नहीं। और मेरा ये मानना है कि अब बिहार के केंद्र में वापस, राजनीति के केंद्र में वापस नीतीश कुमार है, जहां आरजेडी भी उनको चाहती है, बीजेपी की सेंट्रल टीम जो है वो उनको चाहती है, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। बस सिर्फ एक चिराग पासवान है जिसकी राजनीति एकदम से बदल जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं चिराग पासवान फिर भी जो भी राजनीति कर रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के, उनकी राजनीति ठीक है। जी। लेकिन ये बताइए, बिहार से ही बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि नीतीश वापस आ भी जाते हैं तो इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है। और नीतीश का क्या भरोसा, वो लोकसभा चुनाव तो मोदी के नाम पर वैतरणी पार कर जाएं और चुनाव के बाद अगर मौका लगे तो फिर भाग जाएं, यानी अपने सांसदों को जिताएं तो मोदी के नाम पर और लेकर के भाग जाएं फिर उनके खेमे में। देखिए, यही तो बात है ना, कि ये बात ठीक है, लेकिन बीजेपी के इस बार के टर्म्स एंड कंडीशन तो अलग है ना। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, असेंबली इलेक्शन के बाद भी आपको राज्यपाल बनाएंगे, आपका डिप्टी सीएम होगा। इस बार तो कंडीशंस भी बदले ना, उस बदले हुए कंडीशन पे उनको साथ में आना है। तो बैतरणी पार करने का तो मौका ही नहीं रहेगा ना। बैतरणी तो बीच में ही है, बीच नदी में ही आपको सारे कस्मे वादे दिलाए जा रहे हैं, उसके बाद आप बैतरणी पार करेंगे ना। तो नीतीश कुमार के लिए भी सहज नहीं है, लेकिन पार्टी भी तो बचानी है। देखिए, राजद के साथ पार्टी के कैडर और बहुत सारे लोग असहज रहते हैं, ये बात ठीक है। और राजद का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। इस वजह से जदयू जो है वो बहुत असहज है। जदयू का मूल वोटर जो है, कोर वोटर, वो राजद पे गिरेगा नहीं लोकसभा में, ये बात बीजेपी की समझ नहीं है पा रही। उसे डर है कि शायद पूरा का पूरा लॉकुश समीकरण अभी भी उनके साथ है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी, ये इतने बड़े नेता नहीं है जो लॉकुश समीकरण को तोड़ पाए लोकसभा में। तो वो भी डरी हुई है, वो आश्वस्त नहीं है कि हम 20, 22, 25 सीटें हम भी जीतेंगे। तो एक डाउट है मन में सेंट्रल लीडरशिप के, और वन टाइम वन इलेक्शन का वो सोच रही है फिलहाल। जी। और ये कितना बड़ा झटका होगा इंडिया अलायंस के लिए अगर नीतीश कुमार जाते हैं, और ऐसे कारण कौन से हैं जिनकी वजह से नीतीश फिर अब इनका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलट कर जाने की सोच रहे हैं। नहीं, कारण तो कारण पे तो हम 10-15 बार चर्चा कर चुके हैं, कि पहले दूसरे मीटिंग से ही मेरा ये मानना है कि ये जो इंडी अलायंस का फॉर्मेशन है, किया तो नीतीश नहीं है। आप उसको गाली दीजिए, मानिए मत मानिए, आपके ऊपर है। पटना में पहला सम्मेलन हुआ, सबको बुलाया, स्वागत किया, लेकिन बेंगलोर वाले रैली में आपने क्या किया? नीतीश कुमार अनप्रेडिक्टेबल बोल करके आपने पोस्टर्स लगवाए। तीसरी मीटिंग में क्या हुआ? सीट शेयरिंग पे बात होने के बजाय तमिलनाडु वर्सेस हिंदी का बात हो गया, वहां नीतीश कुमार असहज। देखिए, राजनीतिक रूप से कितना समझौता ये आदमी कर लेगा। उसके बाद चौथी मीटिंग में बात होनी थी संयोजक की, वो फुल एंड फाइनल था, तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अड़ंगा लगा दिया। बीजेपी तो इनको संयोजक बनाने को तैयार है कि आप एनडीए के कन्वीनर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको बड़ा सम्मान करते हैं। और पता नहीं, आप अगर ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश की जो पहली रैली थी उसमें सबको करप्शन पे घेरा था, नीतीश कुमार को मोदी ने नहीं घेरा था।
पता नहीं मोदी जी का एक क्या है नीतीश कुमार जी के प्रति, वो है। और मैं बार-बार बोलता आया हूँ शो में कि अमित शाह माने ना माने, मोदी जी के प्रति के मन में नीतीश के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो रहा है। उसी का वो परिणाम अब दिख रहा है। तो जाने के कई कारण हैं। रुकने का एक ठोस कारण यही हो सकता है कि उनकी मांगी हुई 17 सीटें उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे। उनको कटिहार भी दे दीजिए, भागलपुर भी दे दीजिए, सिवान भी दे दीजिए, किशनगंज भी दे दीजिए। उस हिसाब से होगा तो फिर वो रह जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पिछले 1.5-2 सालों में जो जब से राजद के साथ हैं, वो तो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, और लगातार नीतीश कुमार उसके लिए कंसर्न है। अभी तो लालू यादव के पोते के ऊपर एलिगेशन लग गया। तो ये सारी बातें तो हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि उस पे तो एनएसए लगना चाहिए, पर एलिगेशन है, एलिगेशंस का क्या है? अ, राजनीति में तो यही कहते हैं, पत्रकारिता में, सूडो पत्रकारिता जो भी इस देश में चल रही है। और बाकी खान मार्केट गैंग और खैराती पत्रकारों ने तो इस खबर को उठाया तक नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो असहज है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को लगता है कि भाई अगर पार्टी बचानी है, सब कुछ बचाना है, तो सांसद तो चाहिए। और अगर हम कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी जो है फिर भी 1.25 लाख की है, खुल गई तो खाक की हो जाएगी। तो अगर लोकसभा में बुरा परफॉर्मेंस होता है और नीतीश कुमार की पार्टी का और बुरा परफॉर्मेंस होता है, तब तो राजद पे इनका दबाव भी वाला पॉलिटिक्स काम नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार एक वो वाला रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। जी। लेकिन ये बात समझाइए हमारे दर्शकों को, आपने अभी एक सेंटेंस बोला था कि इस बार तो मोदी के साथ-साथ राम लहर भी है। बिल्कुल। 2-2 समानांतर लहर हैं, और अभी मैं केरल के फुटेज देख रहा था, तमिलनाडु के फुटेज देख रहा था, महाराष्ट्र के, जहाँ-जहाँ मोदी जी जा रहे हैं। मार्ग के दोनों तरफ जिस तरीके से लोग खड़े होकर के आह्लादित हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कुछ लोग वीडियो बनाते दिख रहे हैं, और बुजुर्ग और साधु और संत सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। जी। एक माहौल दिखाई दे रहा है पूरे देश में। ठीक तो बात है। बिहार में तो वैसे ही मोदी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है वो हम देख ही रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को किस तरीके से समर्थन मिल रहा है। तो जी। बीजेपी का ये विश्वास बिहार आते-आते क्यों डगमगा जाता है? अब मैंने वही कहा कि विश्वास नहीं डगमगाने की बात है। एनडीए को लगता है कि ठीक है, बीजेपी को लगता है कि हम अपनी 17 सीटें, और एनडीए भी 25-26 जीत जाएगा। पर हम 39 जो पिछली बार में 40 में से 39, ये उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट था। बिहार के सारे पॉलिटिकल पंडित सदमे में चले गए थे। मेरा मानना है कि बीजेपी को नीतीश के बगैर अभी भी रिस्क लेना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी पॉलिटिकल पंडित या हम भी मान रहे हैं कि 26-28 के बीच में, लेकिन मेरा मानना है कि 2014 में भी 31 सीटों तक ये पहुंच गए थे, और इस बार भी पहुंचने की संभावना है। राम लहर अलग एक लहर है, और यहाँ पे जब मोहन यादव जी आए हुए थे परसों, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे करके गए हैं कि अरे यादव लोग जो कृष्णवंशी हैं, कब तक लालू परिवार का झोला उठाएगा? परिवार से ही एमपी, एमएलए और राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, और मुख्यमंत्री बनेंगे, और डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप झोला ही उठाएँगे। बीजेपी है जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है, नित्यानंद राय को राज्य गृह मंत्री बना देती है। यादवों की सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। बीजेपी जानती है कृष्णवंशियों का सम्मान करना। और मैं आपको ऑफर देने आया हूँ कि आप में से जो यदुवंशी समाज के लोग मध्य प्रदेश में आकर के रोजगार लगाना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तो एक मैसेज भी दे के गए, और एक ये तो मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार ही था, वो पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा थी। मुझे लगता है कि एक फिर भी पता नहीं फीडबैक होगा, कुछ होगा, कॉन्फिडेंस हिला हुआ होगा। अब क्या कारण है पता नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से अगर आप मत पूछेंगे तो मैं नीतीश कुमार के एंट्री के विरोध में हूँ। और जी। अगर ये काम होना है तो कब तक होगा? 22 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद, या फरवरी में नहीं, कभी? 26 जनवरी देखिए यही बात है, शपथ ग्रहण और सब कुछ और जो कुछ भी होना है, तो एक 26 जनवरी वाली अड़चन है, तो मुझे लगता है कि 25 जनवरी तक रहने को बोला गया है। 27 जनवरी तक ये कार्यक्रम निपट जाएगा फिर, क्योंकि जो होना है बहुत जल्दी-जल्दी होना है।
हो सकता है 24 को ही निपट जाए, ये भी हो सकता है। 22 जनवरी के बाद अगले 5-7 दिन बिहार के लिए बहुत क्रूशियल है, जिस पे हमें नज़र बना के रखनी होगी। मैंने एक नया स्टूडियो ही पार्टी के ऑफिस के पास ही सेटअप कर लिया इस वजह से, क्योंकि 2024 का भी तो 40 लोकसभा सीट का हमको रिपोर्टिंग करना है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है। तो और सोर्सेस भी वहीं मिलते जाते हैं ज़्यादा। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है बिहार के लिए, और नीतीश कुमार के पाले में गेंद है और दोनों गेंद उन्हीं की तरफ है, राजद का भी और बीजेपी का भी। तो किसको वो चुनते हैं, किसको डक करते हैं, ये उनके ऊपर है। जी। तो इंडिया अलायंस को लेकर के हम अब कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि 42 की 42 सीटों पे मैं लड़ूंगी। यानी वहाँ तो इंडिया अलायंस टूट चुका है। अब कोई संभावना दिखाई देती नहीं है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में किसी तरह की कोई मेल मिलाप की गुंजाइश है या मीटिंग की गुंजाइश है, अंडरस्टैंडिंग की कोई सूरत बसती है। बिहार में नीतीश बाबू ने मीटिंग में ही भाग लेना मुनासिब नहीं समझा था, वरना केसी त्यागी तो दिल्ली में ही रहते हैं। उनको कहा जा सकता था कि आप भी चले जाइए, मीटिंग में शामिल हो लीजिए। बस एक 17 सीटों की एक लिस्ट थमा दी गई थी उनकी तरफ से कि इन पे तो हम लड़ेंगे, 4 की घोषणा भी कर दी गई। तो जी। बिहार में भी डामाडोल स्थिति है। दिल्ली में और पंजाब में हो नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल भी मिलाए थे मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो राइट। ये जो यात्रा चल रही है मणिपुर से महाराष्ट्र तक की, राहुल गांधी की, इसके सही-सही रुझान आने शुरू हो गए हैं। आई थिंक सही न्याय यात्रा अभी होगी, क्योंकि बंगाल में तो ममता बनर्जी की मांग भी अन्याय वाले थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको 2 सीटें देंगे, बदले में आप असम में हमें 3 सीट दो और 1 सीट त्रिपुरा में दो। ये तो अलायंस उन्होंने ब्रीच किया है। ये इंडिया अलायंस में वो मीटिंग में पैसा और समोसा वमोसा भी उनका इंडिया अलायंस वालों का वेस्ट चला गया, मुझे लगता है, क्योंकि पूर्ण मांग थी। तो सबसे पहले न्याय यात्रा वो वहां निकालेंगे कि हमारे विरुद्ध अन्याय हुआ है, तो उसके लिए हम न्याय मांगते हैं, बंगाल में निकालेंगे। और अगर नीतीश इन बिटवीन फ्लिप हो जाते हैं तो बिहार में भी न्याय यात्रा उनका सही होगा, क्योंकि न्याय, और महाराष्ट्र में तो पहले ही 55 साल के उनके मित्र मिलिंद देवरा चले गए हैं, तो वहां भी न्याय यात्रा की आवश्यकता तो है ही। तो ये ठीक है, न्याय यात्रा सही, जिसने भी सोचा होगा बहुत सही नाम सोचा था, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी अन्याय ही होने वाला है, क्योंकि इस बार तो शायद मैडम सोनिया भी बाहर से लड़ने का सोच रही है, अमेठी को लेकर के वो श्योर नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार भी यहां आ जाते तो फिर इंडिया अलायंस कहां रह गया? फिर तो आप इसको यूपीए पार्ट 3 कहिए, इंडिया अलायंस किस बात का? ममता बनर्जी है नहीं, केजरीवाल पंजाब में सीटें दे नहीं रहे हैं, तो फिर रहा कहां है अलायंस? और फारूक अब्दुल्ला भी राम भजन गा रहे हैं। उनका बयान भी आ गया है कि जितना जल्दी हो जाए अलायंस उतना अच्छा है, वरना लोग भागेंगे इंडिया अलायंस छोड़ छोड़ करके। देखिए, राम भजन उनको गाते हुए देख करके एक सुखद अनुभूति हुई। मुझे याद है कि जब संजीवनी लाने हनुमान जी जा रहे थे, तो कालनेमी भी साधु का भेष धर के वो डिले करने के लिए वो राम भजन ही गा रहा था। तो ये ठीक है, अच्छा लगा। साथ में अच्छा त्याग, और इसके ऊपर कपिल सिब्बल भी बात कर रहे हैं, जिन्होंने साबित करने का प्रयास किया था कि राम का अस्तित्व नहीं है, वो कपिल सिब्बल ही है, कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, राम मंदिर के विरुद्ध आजीवन लड़ते रहे कपिल सिब्बल, वो भी राम के त्याग तपस्या की बात कर रहे हैं। तो अभी देखिए प्रभु श्री राम जी हम लोगों को कौन-कौन से और अच्छे दिन दिखाएँगे। ये तो देखना है हमको भी, आपको भी और दर्शकों को भी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, ओशियन नेटवर्क के लिए ये अपडेट देने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।